पार्ट 3 जो है दैट इज गिवन इन वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 पार्ट 1 to 2 4 to 7। पार्ट 1 में क्या है, जनरल प्रोविजंस, डेफिनेशंस, ट्रेनिंग। पार्ट 2 क्लासिफिकेशन। पार्ट 4 पैकिंग, टैंक प्रोविजंस। तो ये भी किनारा वालों का है कि हाउ दे हैव टू पैक द गुड्स, उनकी गाइडेंस के लिए है। कंसाइनमेंट प्रोसीजर्स, ये भी उनकी गाइडेंस के लिए है। कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग ऑफ पैकेजिंग, इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, लार्ज पैकेजिंग, ये सब जो है इट इज गाइडिंग द शोर पीपल हु आर बेसिकली पैकिंग एंड giving us these goods for transportation. Part 7, this is important for us because this is requirements concerning transport operations. अब transport operation में तो हम भी involve हो जाते हैं। If we are transporting this cargo from one place to another place, so यहाँ पे जो है part 7 of volume 1. So everything which you need is given in part 7 of volume 1. Okay, so ये चीज़ आपने याद रखनी है थोड़ी सी। And volume 2 if you see, now what does volume 2 consists of? Volume 2 में part 3 and appendices. Now part 3 जो है that is little important. So आप इसको चाहे chapter wise याद कीजिएगा, total 7 chapters हैं। 1 to 2 is in volume 1 and 4 to 7, 1 to 2 and 4 to 7 in volume 1, and part 3 और chapter 3 is in volume 2. Volume 3 जो part 3 है volume 2 में that consists of dangerous food list DGF and limited quantity exceptions. So ये तो I'll 1 minute. I think there is, I am still showing in some other class also. So let me go back and exit that class. Just a minute. क्यों दिखा रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग कुंवर जी, बताइए। सर एक बार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, आपको उस रूम में भी दिखा रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ है। हाँ जी, मैं वही कर रहा हूँ। आई गॉट इट। सो लेट मी गो बैक टू दैट जूनियर क्लास, सेकंड हाँ जूनियर एंड एग्जिट। या ओके हाँ ओके। हाँ सर, आपको दोनों जो है इतना गड़बड़ हो रहा है कुछ। हाँ जी, मैं ओके, आई विल जस्ट गो बैक टू दैट। ओके सर, लीव करके दोबारा दोबारा कर लो सर। ओके ओके ओके, इसको लीव कर लेता हूँ, फिर आई विल गो बैक।
Yeah, dear, can you all hear me now? Yes, sir. Yeah, okay, but there is some Yes, problem. sir. Yeah, I'm showing in 2 classes, so I was trying to exit, but वहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी. चलो, let's see, we share here what we were doing. चलो, so we were here part 2, बेसिकली वॉल्यूम 2 में पार्ट 3 आपका, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? DGL, दैट इज़ डेंजरस गुड्स लिस्ट. सो ये जो डेंजरस गुड लिस्ट है, दिस गिव्स अस ऑल द डिटेल्स किसी भी कार्गो के बारे में जस्ट विद द UN नंबर. आपने खोला एंड UN नंबर से आपको DGL से व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ 18 कॉलम्स, उसके अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा. वी विल सी दैट. So DGL is the central core of IMDG code and presents information on transport. And plus इसके अंदर Appendix A, Appendix B, that is list of generic and not otherwise specified proper shipping names, glossary of terms and alphabetical index. And also third book जो आपकी है supplement. Supplement में what it contains: emergency response procedures for ships carrying dangerous goods, what we call EMS, emergency schedules, and second medical first aid guide in case किसी को कुछ होता है, सो दे एडवाइज यू हाउ टू हैंडल दैट. सो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विच इज़ इन द सप्लीमेंट. एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स एंड मेडिकल फर्स्ट एड गाइड विच इज़ इन सप्लीमेंट. सो इन एडिशन टू दिस, इसके अंदर रिपोर्टिंग प्रोसीजर, सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द सप्लीमेंट. सो एटलीस्ट आपको ये दो चीज़ें, दैट EMS व्हाट वी कॉल एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स for the ships carrying dangerous goods, that means emergencies in case कुछ spillage होती है, fire होती है, then how we handle those goods, it is given in this supplement. Okay, so ये चीज़ आपने याद रखनी है. मेडिकल फर्स्ट एड गाइड, so इसको हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे as we proceed, but at least the layout, three books, volume 1, volume 2 and supplement. Volume 1 part 1 to 2 and 4 to 7, volume 2 part 3 and supplement, and EMS, मेडिकल फर्स्ट एड गाइड, रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. तो इतना आपको इसमें से प्लीज़ उसको रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए, दैट दिस आर द व्हाट इज गिवन. अब आपके पास इंपॉर्टेंट आता है IMDG कोड के प्रोविजंस, मीन्स व्हाट आर द basically things what we are or anybody is supposed to do. So IMDG code requires certain provisions to be followed whenever these goods are transported. So provisions क्या क्या हैं? These provisions require that dangerous goods are first correctly and safely classified and identified. तो इसके लिए इन सब की गुड्स की क्लासिफिकेशन कर दी उन्होंने एज पर देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सारे के सारे जितने भी गुड्स हैं उनको 9 क्लासेस में सॉर्ट ऑफ डिवाइड कर दिया. तो उससे हमें पता लग जाता है कि यार ये जो गुड्स हैं क्लास 1 एक्सप्लोसिव्स, क्लास 2, क्लास 3, कौन सी क्लास में दीज गुड्स फॉल. सो जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी पता है कि उसके गुड्स जो हैं कौन सी क्लास में फॉल करते हैं. सो वी विल सी दैट ऑल्सो. सेकेंड, पैक्ड. Now these goods are correctly and safely packed, marked, labeled and placarded. This is the most important thing. अब आपके सामने कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, हाउ डू वी नो? बट उसके ऊपर अगर आपने इट इज़ प्रॉपरली पैक्ड एंड कोई ना कोई उसके ऊपर व्हाट वी कॉल दिस लेबल इज देयर और स्टिकर इज देयर और कुछ भी लिखा कि यस इट इज़ डेंजरस गुड्स क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, कोई भी क्लास. सो दूर से ही एज अ ड्यूटी ऑफिसर, एज अ पर्सन वर्किंग ऑन द शिप, एनीबडी विल कम टू नो कि सर ये DG कार्गो, ये डेंजरस कार्गो है. सो सबको प्रिकॉशंस वैसे ही पता है, यार स्मोकिंग नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना. वाई? बिकॉज सो लेबलिंग जो है, marking and labeling is very important. Then comes documented, that all these dangerous goods are properly documented. क्यों? कि जो डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनली अलाउड हैं, इंटरनेशनली बनाने हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके शिप पे भी होने चाहिए, सबके पास होने चाहिए, सो दैट nobody can stop you कि नहीं भाई, you cannot carry this cargo, you cannot discharge this cargo, you cannot load this cargo. प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बिना तो कोई भी नहीं होने देगा, isn't it? Can you travel without a proper ticket? Cannot. Without passport? Cannot. So same way
इन डीजी कार्गोज का डेंजरस गुड्स का जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे उसे कह दीजिए पासपोर्ट या वीज़ा, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे शिप के पास भी कॉपीज होनी चाहिए. एंड देन दे शुड बी स्टोर्ड एंड सेग्रीगेटेड प्रॉपरली एज पर द कोड. सो दीज प्रोविजंस की यही रिक्वायरमेंट है दैट दीज गुड्स आर करेक्टली स्टोर्ड. ये नहीं है कि हमने क्रू अकोमोडेशन के पास रख दिया, वहाँ से गैसेज है वो निकल रही हैं, डेंजरस गैसेज, टॉक्सिक गैसेज लीक हुई, बाई चांस शिप रोलिंग पिचिंग हुआ, लीक होना शुरू हुआ तो क्रूज क्वार्टर में. तो ये सारी यहाँ से गाइडेंस मिलती है. ऑल्सो EMS एंड MFAG emergency schedules. EMS means emergency schedule and medical first aid guide must be readily available and last security requirements must be followed. So इतनी चीज़ें अगर ये फॉलो होती हैं, these are the various provisions which are required to be followed. So then you are transporting these goods very safely. Now purpose first of all is the classification. So classification का क्या purpose है? To distinguish between the goods which are considered to be dangerous for transport and those which are not. So इसीलिए उसने इसकी classification कर दी due to different उसकी chemical and physical properties के हिसाब से. So to identify dangers which are presented by dangerous goods in transport and to ensure correct measures are taken to enable these goods are transported safely without risk to persons and property. This is the basic idea of classification. So कोई भी आपको पूछ सकता है what are the various classes, what is the purpose of classification? So these are the answers to distinguish between these goods and to ensure correct measures are taken while transporting. So dangerous goods are classified into 9 classes which all have different properties. So the way in which these classes, different classes of dangerous goods are handled in transport will depend upon these properties and hazards presented and effects. Type of packing that can be used. So सबसे पहले तो पैकिंग का आ सकता है. So क्लासिफिकेशन कोड में वो आपका पैकिंग भी बताता है कि कौन से गुड्स है उसको कौन सा पैकिंग ग्रुप चाहिए. And what classes of dangerous goods can be transported together in freight containers. Some classes can be transported together, some classes cannot be. So कई classes तो अलग अलग हैं, but हो सकता है वो small quantities में हो, then they permit कि एक container में वो वाली different classes can be put together. And then where these goods can be stored within the port and on the ship. Port में भी उसकी segregation होनी चाहिए, कितनी दूरी पे होना चाहिए. Same way ship पे भी होना चाहिए. So ये classes से पता लग जाता है. अब इसके अंदर अगेन देयर आर सब डिविजन्स. सब डिविजन मीन्स अलग अलग है. सो ये तो आपको लिस्ट आ जाएगी सारी, हाउ दीज क्लासेस, क्लास 1, 2, 3, 4, 2.3, इसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं. सो इसको प्लीज़ पढ़ लीजिए, जब मैं दूंगा थोड़ा सा याद भी कर लीजिए, एक आधा एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज बेसिकली द 9 क्लासेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो एक्सप्लोसिव गैसेज, फ्लेमेबल लिक्विड्स, फ्लेमेबल सॉलिड्स, oxidizing agents. अब इनमें भी हो सकता है. Now even you see gases, so gases can be many types. Gases can be flammable, gases can be toxic. So अब हमें कैसे पता लगे यार ये टॉक्सिक है, ये फ्लेमेबल है? इस चीज़ के लिए उसने इसकी फर्दर सब डिवीजन कर दी. जैसे एक्सप्लोसिव्स हैं, कोई एक्सप्लोसिव आपका दिवाली के पटाखे ले लीजिए, कोई हवाई की तरह हो सकता है, कोई बॉम्ब की तरह हो सकता है, कोई आपका सुरसुरी की तरह हो सकता है. सो एक्सप्लोसिव्स में भी अलग अलग टाइप हैं. तो उसकी भी उन्होंने उनको डिफाइन करने के लिए डिविजन्स बना दी हैं, सब डिविजन्स बना दी हैं. जैसे एक्सप्लोसिव्स की क्लास 1.1 to 1.6. सो ऑल दीज एक्सप्लोसिव्स आर डिवाइडेड इनटू 6 सब डिविजन्स. सो 1.1 substances articles which have mass explosion, 1.2 which have projection hazard. So at least इसको थोड़ा सा लिखिए. सो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, व्हाट आर द वेरियस क्लासेस ऑफ डेंजरस गुड्स. जब आपने लिखना है तो 1, 2, 3 नहीं लिखना, ऊपर ऐसे क्लास लिखिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. सो दिस इज नॉट द सीरियल नंबर, दीज आर द टाइप ऑफ क्लासेस. ना ही कई बार देखा मैंने लिख देते ABCD, नो, जस्ट राइट क्लास 1 सो मच, क्लास 2 इज गैसेस, क्लास 3 दिस. एंड if you can remember these, the further subdivisions for explosives like this up to 1.6, and similarly like if you go to flammable gases, then we come to know 2.1, 2.2 non flammable, non toxic, and 2.3 is toxic. अब दूर से अगर आपको लिखा है this box contains gases which are toxic और 2.3 लिखा है, अगर आपको याद है नहीं भी है, आप बुक खोलो
आप अपना कार्ड देखिए, क्लासिफिकेशन कोड देखिए, 2.3 भी टॉक्सिक गैसेज है, इससे थोड़ा दूर रहना, isn't it? So this comes very easily to you by looking at this, how nicely they have classified. अगर 2.1 का स्टिकर लगा तो I can come to know कि this gas is flammable. कोई स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, कोई स्पार्क नहीं होनी चाहिए, कुछ वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज इज ऑलवेज देयर. सो इनको आपको थोड़ा सा, ऑफ कोर्स यू गॉट शार्प मेमोरी, सो विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. याद कीजिए, लिखिए 1 2 3 4 5 9 क्लासेज हैं, कौन सी होती हैं, एंड उसके बाद सब डिवीज़न जो है इतनी अगर आप लिख सकते हो, नथिंग लाइक इट. सो अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आई थिंक 10 आउट ऑफ 9 तो आपको मिलने चाहिए इफ़ यू हैव रिटन क्लासेज एंड सब क्लासेज ऑल्सो और सब डिविजन्स ऑल्सो. एंड ज़्यादा अगर आपको है, अगर एक आधा एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो, नथिंग लाइक इट. So class 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1 toxic, now toxic and infectious substances. So ये सारा मैं आपको भेज दूंगा. Radioactive materials, class 8 is corrosives and class 9 miscellaneous. So not a difficult. अगर आप बैठ के कभी डिस्कस भी करते हो, रोज़ थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हो, एटलीस्ट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस इट शुड बी ऑन योर टिप्स कि क्लास 1 2 3 यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए. ये क्वेश्चन आए, देखिए कितना इजीली आप उसको आंसर कर सकते हो. तो कंपैटिबिलिटी ग्रुप्स चलो आपके लिए नहीं है. पैकिंग, मार्किंग, लेबलिंग एंड प्ले कार्डिंग. सो पहला था क्लासिफिकेशन कि व्हाट आर द वेरियस प्रोविजंस ऑफ IMDG. और वेरियस प्रोविजंस में सर सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन, ऑल दिस गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस. सेकंड पैकिंग, मार्किंग, लेबलिंग. इसमें मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स कई बार आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवली क्लोज्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्मेटिकली क्लोज्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरली क्लोज्ड. तो आपके सामने है, इफेक्टिवली क्लोज्ड मीन्स इट इज लिक्विड टाइट क्लोजर, हर्मेटिकली क्लोज्ड इट्स अ गैस टाइट क्लोजर. तो ये वर्ड्स काफ़ी कॉमनली यूज किए जाते हैं इस कोड में कि गैसेस व्हेन यू आर ट्रांसपोर्टिंग द गैस सिलेंडर शुड बी hermetically closed, means that the gas cylinder should be gas tight closure. Simple. So ये थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव रिटन हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स. नाउ कम्स पैकिंग. कि यार पैकिंग की क्या क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, कि व्हाट टाइप ऑफ पैकिंग, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ पैकिंग्स वेयर दिस गुड्स आर पैक्ड. As I told you previously, the biggest problem was with this packing because shippers had no idea how the ship moves. उनको लगता था ship is such a huge thing है तो सीधा सीधा ही चलता हो, ये तो हिलेगा ही नहीं कभी, isn't it? So वो क्या करते थे, गत्ते के पैकेट में दे दिया, प्लाईवुड के छोटे बॉक्सेस में गुड्स को पैक करके दे दिया. So they never knew कि क्रेन से जब इसको उठाएंगे तो टूट जाएगा. अब उनको ट्रेनिंग भी दी गई, ट्रेन भी किया गया, अगर पीपल ऑल्सो कैप्ट वेयर दिस गुड्स आर मैन्युफैक्चर कि नहीं डियर द पैकिंग जो है, अब इस बुक को पढ़िए कि पैकिंग की जो टर्म कंडीशंस हो कैसी होनी चाहिए. आपकी जो पैकिंग है जिसमें आपने सामान डालना है, एग्जांपल आप अपना सूटकेस शिप पे लेके जाते हो, तो सूटकेस जो है एयरलाइन अगर आपको बताए कि भाई वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए बिकॉज हम उसको ऐसे हैंडल करेंगे तो वो टूट भी सकता है. सो दिस इज द सेम थिंग कि जो पैकिंग्स है डेंजरस गुड्स की, dangerous goods to be packed in good quality packings free from corrosion, rust, contamination. Second, they should be strong enough to withstand shocks, stresses experienced while loading a normal transport by all modes. अब उसको क्रेन से उठाना है तो आपकी जो गुड्स की पैकिंग है वो टूटनी नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स nowadays you are seeing, you may be asking items online, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से मंगाते हो तो देखो उनकी पैकिंग कितनी अच्छी आती है, अंदर देखा ना उन्होंने कुशनिंग मटेरियल रखा होता है. इवन आपके मोबाइल फ़ोन्स भी आते हैं, देयर इज नो डेंजर. कोई इसको कैसे भी है, कहीं बस में, कहीं ट्रांसपोर्ट में, कहीं ट्रेन में, एरोप्लेन में, कैसे भी उठा के डालते हैं. सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ पैकिंग. एंड पैकिंग शुड बी सच कंटेंट्स ऑफ द पैकेज डू नॉट ऑल्टर ड्यू टू द वाइब्रेशंस. देन अगेन प्रोविजंस अप्लाई टू न्यू मीन्स अगर आपने वही आइटम्स हैं रीयूज़ करनी है, न्यू है रीयूज़ करनी है, रिकंडीशन है, उनके लिए थोड़ी सी वो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे. ये नहीं है कि एक, यस इट इज़ पॉसिबल समटाइम यूज़ दिस क्रेट्स. प्लास्टिक के आपने देखा क्रेट शिप पे भी आते हैं जिसमें फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल आती है. पहले वुडन आता था, उसको यूज़ किया, फेंक दिया. अब उनका नहीं यार, इससे तो काफ़ी गंदगी हो रही है, वाई नॉट वी रीयूज़ द सेम पैकिंग. तो यहाँ पे भी अगर आप रीयूज़ कर रहे हो फिर उसकी थोड़ी टर्म कंडीशन स्ट्रिक्ट.
कि उनकी कंडीशन है, पहले उसमें कौन से गुड्स थे, अब क्या है। वेरी गुड एग्जांपल इज योर कंटेनर्स, इजंट इट। कंटेनर्स को ये तो है नहीं कि एक बार ट्रांसपोर्ट करके हम फेंक देते हैं, द कंटेनर्स आर रीयूज्ड। होते कि नहीं होते कंटेनर्स जो आप कैरी कर रहे हैं, TUNFU, तो उनको रीयूज करने की कंडीशन है। क्या कंडीशन है? दे शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड, देन ओनली यू कैन रीयूज देम, तब तक उसका पुराना स्टिकर चलता रहेगा। नो डेंजरस मटेरियल शुड adhere to outside, packing should be of approved design, and where necessary they should be provided with inner coating. इनर कोटिंग भी हो सकता है किसी गुड्स के लिए प्लास्टिक भी चाहिए, अंदर में सामान को प्लास्टिक में बांध के फिर किसी चीज़ में डालिए। एंड व्हेन पैकेजिंग आर फिल्ड विद लिक्विड, तो टैंक को पूरा नहीं भर देना, उसमें थोड़ी अलग स्पेस होनी चाहिए फॉर एक्सपेंशन। कुशनिंग मटेरियल, एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज शुड बी एडिक्वेट फॉर द रिक्वायर्ड पर्पस। तो ये जो सारी 10-12 चीज़ें लिखी हैं, इनमें से आपको बाई चांस अगर आए यार व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ और व्हाट शुड बी द रिक्वायरमेंट्स फॉर द पैकिंग, सर पैकिंग जो है ऐसी ऐसी होनी चाहिए। ओके, आई होप यू विल बी एबल टू राइट समथिंग पैकिंग के बारे में। एनी डाउट्स कि पैकिंग कैसी होनी चाहिए? क्या कहते हो? I hope you guys can hear me. Yes sir. हाँ, पैकिंग के बारे में लिख सकोगे? डेंजरस गुड्स की जो पैकिंग है वो कैसी होनी चाहिए? देखिए 12-13 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस। व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस और व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर पैकिंग। अब अगर आप अपना कॉलम देखते हो, अपनी DGL देखते हो, सो वी विल सी DGL के कॉलम 5 में, अगर कॉलम 5 में जब हम जाएंगे वहाँ पे पैकिंग ग्रुप्स लिखे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपका UN नंबर, एंड देन यू फर्स्ट कॉलम इज द UN नंबर। कोई भी आपका मटेरियल है उसको UN नंबर दिया होता है, एंड देन देयर इज अ प्रॉपर शिपिंग नेम। सो एग्जांपल आपने कोई भी कार्गो कैरी करना है तो उसका प्रॉपर शिपिंग नेम होगा। एंड कॉलम 5 में जब तक हम पहुंचते हैं वहाँ पे दे राइट पैकिंग ग्रुप 1, पैकिंग ग्रुप 2 और 3। सो इट इज़ रिटन पैकिंग ग्रुप 1 2 3। सो ऊपर होता है पैकिंग ग्रुप, नीचे ओनली 1 2 3। सो इट इज़ लाइक कोडेड। तो आपको पता मीनिंग पता होना चाहिए कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 का क्या मीनिंग है। ग्रुप 1 मीन्स सब्सटेंसेस प्रेजेंटिंग हाई डेंजर, सो दैट मीन्स उनकी जो पैकिंग है इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड पैकिंग ग्रुप 2 है, so I can make out यार this cargo is packed under पैकिंग ग्रुप 2 मीन्स इसको मीडियम डेंजर है, तो इसकी पैकिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी बट मीडियम टाइप की होगी। एंड अगर उसमें कॉलम 5 में 3 लिखा हुआ है देन इट विल बिकम सब्सटेंसेस प्रेजेंटिंग लो डेंजर, इजंट इट। सो वहीं से हमें कॉलम 5 से इसकी पैकिंग का भी पता है। किनारा वालों को भी पता है जो पैक कर रहे हैं कि यार इफ़ इट इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर कार्गो दिस पर्टिकुलर UN नंबर, पैकिंग ग्रुप 1 इज एप्लीकेबल। दैट मीन्स जो पैकिंग करनी है मैंने, जो मटेरियल लगाना है, जो बॉक्सेस बनाने हैं, दे शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो वो भी इस बुक को, इस कोड को पढ़ेंगे एंड सिमिलरली दे विल ऑल्सो डू द पैकिंग अकॉर्डिंगली। नाउ कम्स द मार्किंग, लेबलिंग एंड प्ले कार्डिंग। नाउ पैकेजेस कंटेनिंग डेंजरस गुड्स शैल बी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द मार्किंग, कि उसके ऊपर जो भी स्टिकर लगना है दैट शुड बी ड्यूरेबली मार्क्ड विद प्रॉपर शिपिंग नेम एंड UN नंबर। सो प्रॉपर शिपिंग नेम तो ना हुआ, UN नंबर इज इम्पॉर्टेंट। सो हर कार्गो को, एनी डेंजरस कार्गो जो है जब ये मैन्युफैक्चर होता है, व्हेनेवर इट कम्स इन द मार्केट, सो बिफोर इट कम्स इनटू द मार्केट द मैन्युफैक्चरर हैज टू डिक्लेयर, सो उस कार्गो को UN नंबर, एग्जांपल केरोसिन, डीजल, कोई भी कार्गो है उन सबको UN नंबर दिया जाता है, इजंट इट। सो दिस UN नंबर helps in recognizing from the book कि यार इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। So packages containing dangerous goods shall be provided with distinctive labels or stencils of the labels or play cards so as to make clear the dangerous properties of the goods। अभी हमने देखे भी हैं स्टिकर्स, यार कौन से स्टिकर्स हैं, कौन सा स्टिकर लगा है, उस स्टिकर से मेरे को क्या पता लगता है। And method of marking, correct technical name, affixing labels or applying stencils on packages shall be such that the information is still identifiable on the packages surviving at least 3 months immersion। तो अभी उसने उसका भी
फिक्स कर दिया कि जो मटेरियल है जिसका आपने यानी कि प्लेन पेपर पे लिया और उसको कलर करके आपने कंटेनर पे चिपका दिया, नो, उसका जो मटेरियल है इवन इफ दिस कंटेनर रिमेन्स 3 months इन द वाटर, सो उसकी जो ऊपर से इंक है जो उसकी मार्किंग है वो मिटनी नहीं चाहिए, दे शुड बी स्टिल आइडेंटिफाइबल ऑन द पैकेजेस एटलीस्ट फॉर 3 months। नेचुरली द गाइज हु आर वर्किंग ऑन कंटेनर शिप उन्होंने देखा होगा ये जो स्टिकर्स लगे होते हैं बेसिकली दे आर लैमिनेटेड, सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सपेंसिव भी होते हैं, सो दे कैन नॉट गेट, उनकी ऊपर जो लिखा है वो ख़राब नहीं हो सकता, बारिश हो कुछ भी हो धूप हो, इट विल नॉट गो बैड। So in considering suitable marking, labeling and placarding methods, account shall be taken of the durability of the material. So material used for these is of course very strong, that's why they are expensive. Now most important अभी और आ गया कि ये जो मार्किंग है, ठीक है, लेवल तो आपने बना लिया, सब कुछ कर लिया, ड्यूरेबल है, उसका मटेरियल भी अच्छा है, लगाना कहाँ पे? So it should be readily visible and legible location. अब कंटेनर के लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कंटेनर्स में एटलीस्ट 4 साइड्स, बिकॉज यू नेवर नो, आपने एक तरफ लगा दिया कंटेनर की उस साइड दूसरे कंटेनर के साथ चिपक गई तो लेबल तो बीच में आ गया। सो इसके लिए फॉर कंटेनर्स दे से इट शुड बी अफिक्स्ड ऑन एटलीस्ट 4 साइड्स, सो दैट एक साइड तो कंटेनर की दिखेगी अगर 3 साइड कवर हो जाती हैं दूसरे कंटेनर्स। तो ये आपका एज अ ड्यूटी ऑफिसर सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है व्हेन यू आर लोडिंग दिस डीजी कार्गो, कि एटलीस्ट उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, ठीक है, वो तो आपने देख लिया लगा हुआ है, और जब उसने कंटेनर रखा है दैट टाइम कैन समबडी सी फ्रॉम फार अवे और नॉट, कहीं वो बीच में कवर तो नहीं हो गया, किसी और दूसरे कंटेनर से कवर तो नहीं हो रहा। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आजकल पर्सनल फाइन है यूरोप साइड में, तो कार्गो ब्यूरो पीपल कम ऑन द शिप एंड दे आस्क यू सेकंड और दे टॉक वेरी पोलाइटली and then they see you are carrying DG cargo, yes, so can you show me this container, फिर वो आपके साथ जाके डेक पे देखेगा whether you are discharging that container in port or not, whether that container is for that port or for some other port, that is not the issue। तो अगर उस वक्त उसको लेबल नहीं दिखेगा, if he cannot see the label, so then he will fine you 100 euro or 200 euro। आजकल महंगाई बढ़ रही है तो वहाँ पे भी 100 का 200 हो गया होगा। So I have seen personally at least 10 years back 100 euro was the fine, because they say I cannot see, there is no sticker, it is dangerous for the our people। Okay, so loading time में please be very careful that there are markings are there and they should be put in such a place where they are visible। ठीक है, प्ले कार्डिंग इज बेसिकली एनलार्ज्ड लेवल 250 by 250, उसे प्ले कार्डिंग कह देते हैं। चलो ये तो हो गई आपकी दीज आर द स्टिकर्स, ये आपका जो कोड है जो आपकी वॉल्यूम 1 2 हैं उनके इनर पेज, फर्स्ट इनर पेज पे जो है कवरिंग का जो बुक का जो फर्स्ट पेज होता है उसके इनसाइड कवर में ये सारे स्टिकर्स बने होते हैं, किस किस टाइप के, कौन सी क्लास का कौन सा स्टिकर है, कौन सा लेबल है, so what we call them label, marks and signs। So this is how you see that these marks are put, like you see explosive 1, so दूर से भी सबको ठीक है, अगर आपको उसको 1 नहीं समझ आता तो he knows explosive, we can see this figure, this cargo is something which is dangerous। class 4 spontaneously combustible, तो आपकी यहाँ पे क्लास लिखी होगी, लगे 5.2 ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, टॉक्सिक। So these are the international basically symbols they have made। So दूर से ही हमें पता लग जाएगा भी रेडियो एक्टिव है, थोड़ा केयरफुल। तो ये एज अ शिप्स ऑफिसर यू शुड बी एबल टू इवन सी फ्रॉम फार अवे। तो क्लासिफिकेशन तो हमने देख ली, 9 क्लासेस आर देयर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस गुड्स बाय प्रॉपर शिपिंग नेम एंड यूएन नंबर। चलो ये भी हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूएन नंबर, कैन एनीबडी टेल मी? अभी नाम है जैसे केरोसिन है, तो केरोसिन ठीक है यार, केरोसिन से सब कुछ पता लग रहा है, व्हाई यू गिव यूएन नंबर? Does it enhance safety by giving UN number? How does safety is enhanced by this UN number? Anybody? क्या आता है आपके मन में? कई बार इस पे भी क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स और डिस्क्राइब ब्रीफली यूएन नंबर।
क्या कहते हैं? एनीबॉडी? सर यूएन नंबर हजार्डस कार्गो के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। ओके, 4 डिजिट आईडी। करेक्ट। इससे क्या पर्पस क्या सॉल्व होता है? व्हाट इज, आपके मन में क्या आता है ये यूएन नंबर से? हाउ डज इट हेल्प? हाउ डज इट, कुछ फायदा है इसका? देखो बच्चे, सिंपल है। नाउ यू सी हियर कैरोसिन, इजंट इट? अभी आप अपनी कंट्री में देखिए, इफ़ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यार कैरोसिन चाहिए मेरे को, या दिस इज कैरोसिन। Now don't consider that you know kerosene, the rest of the people in India know what is kerosene. Lot of people who have not gone to school, उन्हें समझ नहीं आएगा kerosene है, kerosene क्या होता है? Can you understand? No. Isn't it? 1 2 3 तो सबको समझ आता है, 1 2 2 3 तो सबको समझ आ जाए। So now you imagine all over the world there are different languages. Some people kerosene को किसी और लैंग्वेज से बुलाते होंगे। अब हम उससे कहें यार ये kerosene है, उसको समझेगा ही। So the moment we give them the UN number for anything, जैसे हमने कहा UN 1 2 2 3, now he opens the book code and वो देखता अच्छा UN 1 2 2 3, so now he understand अच्छा केरोसिन, हाँ इसे तो मिट्टी का तेल बोलते हैं, हाँ मिट्टी का तेल, isn't it? यही बोलते हैं ना, नॉर्थ में मिट्टी का तेल ही बोलते हो ना? यस सर। अब यही चीज़ अगर हम बॉम्बे Yes, में sir. जाके बोले यार मेरे को 2 लीटर मिट्टी का तेल चाहिए, will that guy understand? No, sir. वो तो समझेगा क्योंकि ट्रांसलेट दो सर। वहाँ हाँ घासलेट बोलता है सर। हाँ, वहाँ घासलेट बोलते हैं उसे। अब घासलेट को अगर आप पंजाब में आके बोलिए घासलेट, तो कहेगा घासलेट मीन्स घास के ऊपर लेटो, क्या चाहिए आपको साहब? नो। देखिए कितनी वेरिएशन। सो बच्चे यूएन नंबर का एक पूरा का पूरी दुनिया में देयर आर लॉट सो मेनी लैंग्वेजेस। सो द यूएन नंबर एंड द पीएसएन यूनिकली आइडेंटिफाई द डेंजरस गुड्स फ्रॉम ईच अदर। नाउ यूएन नंबर देने से इट इज़ बेसिकली आपकी जो सेफ्टी है वो थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। हाउ? ओवरकमिंग द लैंग्वेज बैरियर। 4 डिजिट नंबर इज इजीली अंडरस्टूड इन ऑल लैंग्वेजेस। 1 2 3 आई थिंक गिनती सबको ही आती है। एंड यूएन भी सबको पता है कि यार यूनाइटेड नेशन कोई चीज़ है, चाहे उसको डिटेल किसी को ना पता हो, बट वो कहते हैं हाँ यार कुछ यूएन का नंबर दिया हो। एंड जो भी पीपल हु आर कंसर्न विद दिस हैंडलिंग दिस डेंजरस गुड्स, उनको ये कोड भी पता है कि हाँ यार देयर आर दो तीन बुक्स हैं जिसके अंदर ये डीजीएल भी दी होती है, डेंजरस गुड लिस्ट है, उसके अंदर कुछ यूएन नंबर है। सो यू टेक द यूएन नंबर, एंटर दिस एंड यू कम टू नो। एंड सेकेंड थिंग, अवॉइडिंग कन्फ्यूजन विद सिमिलर नेम्स। अब अगर हम यूएन नंबर ना यूज़ करें, हम कहें टाइटेनियम पाउडर, अब टाइटेनियम पाउडर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं व्हेन इट इज़ वेट एंड व्हेन इट इज़ ड्राई। तो इसलिए उन्होंने टाइटेनियम पाउडर वेटेड उसका नंबर अलग कर दिया, एंड टाइटेनियम पाउडर ड्राई उसका नंबर अलग कर दिया। अब मैं अभी जब बुक खोलता हूँ अपनी वॉल्यूम 2 खोलता हूँ, डीजीएल में जाता हूँ, तो आई रीड, अच्छा भी शिपर ने, यू आर द शिपर, यू हैव गिवन, आपने अपनी डिक्लेरेशन दी कि भाई दिस इज द कार्गो टाइटेनियम पाउडर यूएन नंबर 2546। सो आई ओपन द कोड, आई गो एंड लुक फॉर 2546, मैं उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेता हूँ, हैजर्ड्स प्रिकॉशंस पढ़ लेता हूँ, isn't it? So it is very easy. So this is the idea of, अगर आपको यूएन नंबर पे क्वेश्चन आता है, कॉमन है, राइट शॉर्ट नोट्स 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो यूएन नंबर को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। यूएन नंबर है क्या? इट इज जस्ट एवरी प्रोडक्ट, एवरी डेंजरस गुड इज गिवन अ नंबर। अगेन देयर इज अ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको नंबर देती है और फिर वो इसको बुक में भी ऐड कर देती है। So PSN, proper shipping name, is accepted name which must be used for transport purposes. So वहाँ पे भी उसने कहा है कि लोकल नेम नहीं यूज़ करना है, घासलेट मिट्टी का तेल नहीं यूज़ करना, प्रॉपर शिपिंग नेम जो है वही यूज़ करने। मेडिसिन में काफ़ी कॉमन होता है, इज इट? नो अल्टरनेटिव वेरिएशंस आर परमिटेड अंटिल स्पेसिफिकली स्टेटेड। बट कई बार हमें अपनी देसी भाषा के नाम जो हैं जल्दी समझ आते हैं। ओके, सो PSN is also, now again if you see understanding the DGL is presented in 2 pages. So basically, चलो आज भी आपका टाइम हो गया, इट इज़
प्रेजेंटेड बेसिकली इन 2 पेजेस। अगर आप इस बुक को खोलते हो तो दे आर बेसिकली 18 कॉलम्स। अब 18 कॉलम्स में क्या है, फर्स्ट एंड द लास्ट कॉलम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ यूएन नंबर, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे कॉलम 1 यूएन नंबर, कॉलम 2 इज अ प्रॉपर शिपिंग नेम। तो आपको थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए कि यार ये जो डीजीएल है, आज नहीं, आई थिंक नेक्स्ट सेशन पे व्हेन वी मीट सो आई विल शो यू फ्रॉम द कोड। तो मेरे पास पुरानी कॉपी है, तो उसमें से ऑफकोर्स डीजीएल इज, थोड़े बहुत कॉलम चेंज हैं, बट ये कॉलम जो हैं दिखते कैसे हैं, बिकॉज इफ़ यू आर इन द इंस्टीट्यूट ऑफकोर्स हमारी लाइब्रेरी में वी हैव द लेटेस्ट बुक्स, तब तो हम आपको दिखा सकते थे। नाउ वी विल सी ओनली थ्रू दिस सॉफ्ट कॉपीज, इजंट इट। थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, स्पेशली द बॉयज हु आर वर्किंग ऑन टैंकर, जिन्होंने बुक देखी नहीं कभी, कंटेनर वाला तो फिर कभी देखी होगी। तो थोड़ा सा वंस यू लुक एट दिस बुक, ये कॉलम कैसे दिखते हैं, तो आप उसको वेरी इजीली कर सकते हो। कॉलम 1 एंड 18 आपको बता दिया यूएन, 2 इज प्रॉपर शिपिंग नेम, 3 इज द क्लास और डिवीजन, दैट ऑल्सो वी नो, एंड कॉलम 4 इज अ सब्सिडरी रिस्क। सब्सिडरी रिस्क क्या होता है, दैट दिस कॉलम कंटेन्स द कॉलम नंबर ऑफ एनी सब्सिडरी रिस्क। सब्सिडरी रिस्क होता है कि यस कार्गो का मेन जो प्रिंसिपल प्रॉपर्टी है वो तो कुछ हो सकती है, एग्जांपल इट मे बी करोसिव एसिड्स, और साथ साथ उसका सब्सिडरी है कि हो सकता है फ्लेमेबल भी हो। तो मेन रिस्क तो अभी इट इज करोसिव, सो सब्सिडरी रिस्क में सेकेंडरी रिस्क अनदर रिस्क भी है कि यार ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो कॉलम 4 में वो आपको सब्सिडी रिस्क होगा, वो भी दिखा देंगे भी इस कार्गो के साथ सब्सिडी रिस्क भी है। मरीन पोल्यूटेंट है, जैसे मरीन पोल्यूटेंट का भी पी लिखा होगा, दैट मीन्स इट इज मरीन पोल्यूटेंट, पी लिख दिया, सीवियर मरीन पोल्यूटेंट। देखिए कितनी अच्छी कोडिंग है, डबल पी मीन्स कि भाई ये बहुत डेंजरस है। एंड कॉलम 5 पैकिंग ग्रुप जो हम बोल रहे थे, दिस कॉलम कंटेन्स पैकिंग ग्रुप नंबर 1 2 3 वेयर असाइन टू द सब्सटेंस। सो कॉलम 5 देखने पे 1 2 3 लिखा है, आई कैन कम टू नो इसकी पैकिंग किस टाइप की होगी। 6 स्पेशल प्रोविजंस, 7 8 आई विल लेट यू नो लिमिटेड क्वांटिटीज एंड पैकिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर किनारा वालों के लिए। हम तो पैकिंग करते नहीं, उन्होंने हमें पैक करके देने, इजंट इट, कंटेनर में हो या किसी में भी। स्पेशल पैकिंग प्रोविजंस अगेन, so just remember this column 9 special provisions, special packing provisions, 10 intermediate bulk packing provisions, ये भी किनारा वालों के लिए। कॉलम 11 IBC special provisions refers to special packing provisions in case जैसे 4.1 4.2 किसी कार्गो को स्पेशल प्रोविजन लगते हैं तो उनके लिए भी ये मेंशन कर देगा। कॉलम 12 नॉर्मली इज लेफ्ट ब्लैंक इन केस अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन IMO की टैंक इंस्ट्रक्शन आती है, नॉर्मली कॉलम 12 इज ब्लैंक फॉर मोस्ट ऑफ द कार्गोस। 13 अगेन बल्क कंटेनर। 14 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टैंक स्पेशल प्रोविजंस। 15 इंपॉर्टेंट है EMS, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे, कोई कॉमन क्वेश्चन है। कॉलम 15 में इमरजेंसी शेड्यूल दिया होता है उस UN नंबर का। 16 A एंड 16 B स्टोरेज एंड हैंडलिंग कोड एंड सेग्रीगेशन, कहाँ स्टोर करना है, किस टाइप की सेग्रीगेशन कैटेगरी उसको चाहिए, एंड ये वाला कोड कौन सा है 16A 16B, ये 3-4 कोड आपको पता होने चाहिए। 17 इसकी प्रॉपर्टीज, 18 बैक टू UN नंबर, ठीक है। सो ये आपकी DGL है। नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू बुक में ये कैसे दिखती है। सो समटाइम दे आस्क यू कि यार ये जो 18 कॉलम्स हैं ज़रा बताइए, तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू से फ्यू कॉलम्स, इजंट इट, 1 2 3 4। बाकी इन बिटवीन अगर कोई पैकिंग वाले नहीं भी हैं तो एटलीस्ट 10-12 कॉलम तो आपको आनी चाहिए ना, जो हमें यूज़ करने हैं। ओके, चलो बच्चे, आज का टाइम थोड़ा हमारा 5-7 मिनट निकल गए, सो आई एम लीविंग इट हियर। आई विल ट्राई टू सेंड यू दिस नोट्स, आप इसको पढ़ भी लीजिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, and we will see the practical part if I am keeping a watch, and during your watch if these dangerous cargoes are loaded तब क्या precaution लेनी है, and few documents are there। तो थोड़ा सा भी 1 hour session is more required to complete this EMS MFAG क्या होता है, segregation क्या है। so these are the provisions, segregation in cargoes की कैसे कैसे की जाती है, what are the requirements एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। तो आपके सिलेबस में इतना ही है। प्रिकॉशंस एज अ ड्यूटी ऑफिसर,
एंड इमरजेंसी में अगर कुछ हो तो तब उसको मैं कैसे हैंडल करूँगा, एंड लिटिल बिट अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन. ओके, चलो, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? नहीं सर, बस इनके नोट्स फॉरवर्ड कर दीजिएगा प्लीज. हाँ, कर दूंगा, मैं आज ही कर दूंगा ताकि आप पढ़ भी सकते हो. इन केस अगर आपको कुछ बीच में डाउट आता है या जो अभी तक पढ़ा है नहीं समझ आया, तो यू कैन आस्क इन द क्लास कि सर ये समझ नहीं आया, इजंट इट? एनीवे एट एनी Yes, स्टेज, अभी भी आप पहले पढ़िए बाद में पढ़िए, एनी टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड, एटलीस्ट क्लास में मेरा आइडिया होता है दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, एंड फिर मटेरियल तो आपके पास है, आपने समझ लिया, एंड मटेरियल पढ़ के आप उसको याद कर सकते हो. So I will make a note that I'll send you today, that you can go through this and then we will discuss, and that's all. Chalo, okay dear, bye bye then. Okay, thank you sir. Yeah, okay dear, bye bye. थैंक यू सर. Yeah, Thank you, sir. welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome. Thank you, sir. Welcome.